पिछले कुछ दिनों से आर्टिकल 370 काफी चर्चा में है। आज हम इसी विषय पर आपसे बात करने वाले हैं। आज हम आर्टिकल 370 के खत्म करने के पक्ष और विपक्ष के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस विवाद का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद ये विवाद शुरू हुआ। IAS साय फैसल समेत 2 दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। अक्टूबर 2020 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी। 14 दिसंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिंघा की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई की बात कही। 11 जुलाई 2023 को DY चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले में सुनवाई की बात कही थी। आप समझ लेते हैं कि आर्टिकल 370 से संबंधित कौन कौन से मुद्दे प्रमुख हैं। आर्टिकल 370 को खत्म करना संवैधानिक है या असंवैधानिक है? संसद और राज्य की शक्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार किस प्रकार से काम किया गया है? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के क्या मुद्दे हैं? विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? ये सभी मुद्दे उभर कर आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे 370 के पक्ष और विपक्ष के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रमुख तर्क दिए गए। इसका सीधा सा मतलब है कि 370 के पक्ष में क्या बात कही गई और सरकार ने उसका क्या जवाब दिया, इसे समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल संविधान बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आर्टिकल 356 के तहत आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन राज्य में लोकतांत्रिक और संवैधानिक सरकार बनाने के लिए लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल संविधान बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके जवाब में सरकार कहती है कि शासन व्यवस्था ठीक से चलाने के लिए संविधान और कानून के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में आर्टिकल 356 के जरिए प्रस्ताव पास किए गए थे। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। आर्टिकल 370 में संशोधन के लिए चुनी हुई सरकार की सहमति जरूरी है। याचिकाकर्ता कहते हैं कि दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन था। सभी फैसले राज्यपाल ले रहे थे। राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं जो आपातकालीन स्थिति में चुनी हुई सरकार की जगह लेते हैं। इस फैसले को जम्मू कश्मीर की जनता और वहां की चुनी हुई सरकार का समर्थन नहीं है। ऐसे में बिना विधानसभा की सिफारिश से ये कानून नहीं बन सकता। इस पक्ष में सरकार का कहना है कि कानून बनाए जाने के वक्त जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, इसलिए संसद के पास राज्य के विधानमंडल की शक्तियां थीं। अनुच्छेद 356B के मुताबिक संसद ने अपने कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ही आर्टिकल 370 में बदलाव किया। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। संविधान सभा खत्म होने के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता इस पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि आर्टिकल 370 1D के मुताबिक इस कानून में बदलाव तभी हो सकते हैं जब संविधान सभा या उत्तराधिकारी कोई हो, तो इसके लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करती है। संविधान सभा अब अस्तित्व में नहीं थी, ऐसे में राष्ट्रपति ये आदेश जारी नहीं कर सकते थे। इसी संदर्भ में सरकार जवाब देते हुए कहती है कि आर्टिकल 370 1D के तहत राज्य में 6 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। एक बार भी ऐसी चुनौती नहीं दी गई। इस कानून का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि राज्य में विधानसभा और राज्य सरकार अस्तित्व में नहीं थी। चौथा पक्ष याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना संविधान के आर्टिकल 3 का उल्लंघन है और वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटना आर्टिकल 3 का उल्लंघन है। ऐसा करना संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है।
इसी संदर्भ में सरकार जवाब देते हुए कहती है कि आर्टिकल 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के संदर्भ में है। ऐसे में केंद्र वास्तव में एक राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट सकता है। जम्मू कश्मीर को घाटी वाले क्षेत्र से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को खत्म करने के लिए किया गया था। ऐसा करके वहां शांति बहाल करना, पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। इसके बाद 5वां तर्क याचिकाकर्ताओं के द्वारा दिया जाता है, राज्यों के स्वरूप बदलने के केंद्र के फैसले से आर्टिकल 147 का उल्लंघन हो रहा है। वो कहते हैं कि आर्टिकल 147 में बताया गया है कि आर्टिकल 3 और 5 में सीमित संशोधन हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर और भारत के संविधान एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र थे। ऐसे में वहां के संविधान को ऐसे नहीं बदला जा सकता था। सरकार ने जवाब दिया कि संविधान का आर्टिकल 147 किसी भी तरह से भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरह भारत के संविधान का कोई कानून संसद को बाधित नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं, आर्टिकल 370 को खत्म करने के 3 पक्ष बताए गए हैं। पहले पक्ष में कहा गया है 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो गया है। पत्थरबाजी और हिंसा जैसी चीजें अब खत्म हो गई हैं। इससे राज्य में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक आए हैं और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। दूसरा तर्क दिया जाता है कि पथराव की घटनाएं जो 2018 में 1767 तक पहुंच गई थी, अब 2023 में पूरी तरह से बंद हो गई है। साफ है, पत्थरबाजी की घटनाओं में 65% से ज्यादा कमी आई है। इसी तरह 2018 में जम्मू कश्मीर में 199 युवा आतंकवादी बने थे। ये संख्या 2023 में घटकर 12 रह गई है। तीसरा पक्ष रखते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर में बीते 3 दशकों की उथल पुथल के बाद आम लोग सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद राज्य में शांति और विकास को लोग महसूस कर रहे हैं।